दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आभार, धन्यवाद इस चीज के लिए कि आपने जिस प्रकार से अपने चैनल को अपनाया है और आज डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल बना दिया है। इसकी वजह है आप उन लोगों को बुलाने के लिए हमें आदेश देते हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं, जिनको हिंदुस्तान में लाखों लोग फॉलो करते हैं, जो हजारों लोगों के आइडियल हैं। सो ऐसा ही एक कपल आज हमारे बीच में है कोटा से। आइए हम लोग उनको मिलकर इनवाइट करें और उनसे इंस्पायर हों। आज हमारे मेहमान हैं सौरभ मिश्रा जी और उपासना मिश्रा जी। आप दोनों का चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है सुरेंद्र जी। काफ़ी नाम सुना है चैनल का और आपका, और बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड किए हैं हमने। और देखिए आज ईश्वर की कृपा की आज हम भी इस चैनल पे आपके साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके उन सभी व्यूअर्स का जिन्होंने डिमांड रखी हमको यहाँ बुलाने की आपसे। सो शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा सौरभ सर, आपने थोड़ा सा फॉलोअप तो मेरे से बहुत ज्यादा करवाया, लेकिन आप ये कह रहे थे कि उपासना और आप दोनों आएंगे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। और आज सबके लिए बहुत अच्छी चीज है और मैं सबको ये बोलूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपके साथ में ये इशू है कि आपकी वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करती या फैमिली का आपको विरोध है, तो ये इंटरव्यू आप उनको जरूर दिखाइएगा। उपासना मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार सबको। और बहुत अच्छा लगा आपने आज हमें यहाँ इनवाइट किया। हमने देर जरूर लगाई, बट जो भी व्यूअर क्वेश्चन करेंगे सबका जवाब देंगे हम। और आपकी इतनी एक्साइटमेंट वाला ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़े। हमने आपका कमिंग सून का एक एपिसोड डाला था, तो व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। मुकेश यादव जी ने लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम वेरी हम्बल कपल। हर हर महादेव, कोई ये शायद चैनल है, इन्होंने लिखा है, ये उपासना जी के लिखा है स्पेशली, वेलकम सिस्टर। आर के यादव ने लिखा है, मेरे ग्रेट लीडर का वर्षों से वेट था। और ईश्वर सिंह ठाकुर ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के महानायक आ रहे हैं। तो ये हार्डली 8-10 घंटे हुए हैं सर ये एपिसोड हमें डाले हुए, और बहुत सारे वो कमेंट्स थे, तो उनमें से कुछ को मैंने निकाला है ताकि इस समय भी हम सेव करें। तो ये जताता है सर कि आपको, मतलब आपकी कंपनी वाले लोग तो बहुत प्यार करते ही करते हैं, इंडस्ट्री के बाकी लोग भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स सबके प्यार के लिए और हमें इतनी इज्जत देने के लिए, धन्यवाद सबको। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सौरभ सर, हम आपकी थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको बुलाने से पहले हम लोग थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, तो मैंने आप दोनों के कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे। तो क्या मतलब आपकी दोनों की केमिस्ट्री है, दोनों की क्या, आप जब दोनों बोलते हैं स्टेज पे, और स्पेशली आपका जो वो डांस है सौरभ सर, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, तो वो तो मतलब अल्टीमेट है। हमारे पास में थोड़ी लिमिटेशन है, तो वो म्यूजिक अगर होता और वो ऐसा खुला स्टेज होता, तो पर्सनली मैं उसको बहुत एंजॉय करता। तो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है आप दोनों की, मैंने बहुत एंजॉय किया वो वीडियो देखते हुए। तो आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर, जन्म कहाँ से हुआ और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मेरा जन्म कोटा का है, हालांकि मेरे पिताजी ईस्टर्न यूपी को बिलोंग करते हैं, प्रॉपर जगह गोरखपुर बस्ती जिसे कहा जाता है वहाँ से। और मेरी मदर मेरठ को बिलोंग करती हैं। और उसके बाद मेरी पूरी स्कूलिंग कोटा से हुई, और कोटा से स्कूलिंग के बाद, जैसा कि आपको पता है, कोटा एक इंजीनियरिंग मेडिकल का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ ज़्यादातर बच्चों का करियर उसी दिशा में बन जाता है, चाहें या ना चाहें। तो मैंने इंजीनियरिंग किया नागपुर से, और इंजीनियरिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग का भी नहीं किया। मैंने सारा काम मैनेजमेंट का किया। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, स्पीकर हूँ मोटिवेशनल। मालिक की दुआ से कलाम साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, महाराष्ट्र के सीएम जो चौहान साहब थे उनके साथ, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। तो ये सारे अचीवमेंट्स नहीं, जर्नी का पार्ट है, ये सब मिला। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो काम किया मैनेजमेंट का, और मैंने एमबीए नहीं किया। मैं बहुत सारे एमबीए इंस्टीट्यूट्स में भी जाता हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। मैं ये बता देना चाहता हूँ इसके माध्यम से, इस बात के माध्यम से, कि अगर इंसान चाहे
तो उसको कुछ भी करने के लिए एकेडमिक्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो इच्छा है वो करने की, अगर वो है तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। सो कॉल्ड डिग्रीज के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, लेकिन डिग्री करके ये मान लेना कि अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूं, वो शायद गलत है। ये मैंने सीख लिया था इंजीनियरिंग के जस्ट बाद, जब मैं काम करने लगा और मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे अपनी ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में। इवन मैंने जॉब किया कुछ साल, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी है एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की, जो सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है, बेचती है, वहाँ काम किया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं, खूबसूरत सी लड़की से शादी हो गई और 2 बच्चे हैं। सभी लोग साथ रहते हैं। उपासना के साथ अब हम डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। मंजिल जैसी चीज़ मैं कुछ मानता नहीं, एक यात्रा है, यात्रा ही रह जाएगी। यहाँ से खत्म होगी तो कोई और यात्रा चालू हो जाएगी। तो चलते जा रहे हैं और एन्जॉय करते जा रहे हैं। दिस इज़ दैट्स व्हाट ग्रेट। मैं उपासना जी से पूछूं उससे पहले मैं अपना भी एक एग्जांपल रिलेट करना चाहता हूं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत बार क्या लगता है कि एक बच्चे ने घर वालों की मर्जी से कोई डिग्री ले ली और फिर उसको लगता है कि यार अब तो मेरा ना जिंदगी खराब हो गई है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने सर, हमारा एक्चुअली है ना बिल्कुल ट्रेडिशनल एक ब्राह्मण परिवार था। तो दादाजी ने चाहा कि भाई वो जो परंपरा है कर्मकांड वाली वो चले, तो मुझे संस्कृत की एजुकेशन दिलाई गई और मैंने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया, बीएड किया। तो वो सब करने के बाद में जब मैं नौकरी के लिए मैंने पहली बार अप्लाई किया तो मुझे मालूम चला, उसमें उतनी समझ नहीं थी कि भाई संस्कृत टीचर की मुझे नौकरी मिल सकती है। तो उस समय पहली बार मुझे ये मालूम चला कि संस्कृत टीचर को कभी प्रमोशन नहीं मिलता, मतलब वो संस्कृत टीचर से ज्वाइन होता है और संस्कृत टीचर से ही वो रिटायर हो जाता है। अब तो नियम बदल गए हैं, अब नियम बदल गए हैं। मैं ये 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब ये नियम था, संस्कृत टीचर है ना प्रमोट नहीं होता था। बाकी जो दूसरे टीचर थे, जैसे मैथ टीचर हैं, तो वो प्रमोट होके हेडमास्टर बन जाते थे और बीओ तक चले जाते थे, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाते थे, लेकिन संस्कृत टीचर के लिए ऑप्शन नहीं था। तो मुझे बहुत धक्का लगा एकदम कि यार ये मैंने कौन सा फील्ड चुन लिया कि जहां मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मेरी प्रमोशन ही नहीं होगी। तो ये तो बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। फिर भी मैंने 1 साल मैंने जॉब किया प्राइवेट स्कूल में, और ये था कि कुछ ऐसा काम करना है जहां पे लिमिट नहीं हो, स्काई इज द लिमिट जो हम लोग कहते हैं ना, वो वाली सिचुएशन हो। तो फिर मैं केबल टीवी बिजनेस में आया और फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। लकीली एक ऐसे काम में आ गया जहां पे आप अपनी सीमा तय करते हो, दूसरा कोई अपनी सीमा तय नहीं करता है। और वैसा ही एक खूबसूरत एग्जांपल आपने दिया सौरभ कि जो अगर हमें पसंद नहीं था वो अगर हमें कर लिया। और डॉक्टर उज्जवल पाटनी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको दोबारा जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। आपकी एजुकेशन में आप नहीं कर पाए अच्छा, 30, 35, 40 साल की उम्र तक अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको दोबारा एक मौका देती है कि आप जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं उत्साह के साथ में। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। उपासना मैम, आपका और सौरभ जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, और सौरभ जी बहुत बार आपको आपके बारे में ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी हो गई। तो ये पब्लिकली कहते हैं या मानते हैं सही में ऐसा? अब पब्लिक ही कह रहे हैं और मान रहे हैं, ये दोनों ही सच हैं। आज जो लाइफ मिली है वो डायरेक्ट सेलिंग से ही मिली है। जो आपके सवाल का जवाब मैं इतने गर्व से और इस प्लेटफॉर्म पे दे पा रही हूँ कि हाँ, वास्तव में ये चीजें मानते हैं। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है एक लेडी को कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ करे, उसको खूबसूरत माने, उसको अपने संग रखे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये भी एक गिफ्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। हम क्या डायरेक्ट सेलिंग के गिफ्ट को काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस हैं। तो मैं सिंपल अपना इंट्रोडक्शन यही है कि मैं मुरादाबाद से हूँ। हम 4 भाई बहन थे, सबसे छोटी थी, तो आप समझ सकते हैं हर चीज चौथे नंबर पे आके मिलती थी। जैसे पहले होता था। और मेरे पापा का बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस था, फैक्ट्रीज थी।
तो वो लाइफ भी देखी थी मैंने कि बिजनेस में क्या होता है। एक बड़ा प्लांट था उनका टी पैकेजिंग का, तो ये पता था कि बिजनेस में क्या-क्या होता है। और फिर जब मैरिज हुई यहाँ पे सौरभ के संग कोटा में, तो यहाँ जॉब क्लास फैमिली थी। तो फिर जॉब में क्या होता है फिर वो यहाँ आके देखा। तो अच्छी बात क्या हुई कि मुझे दोनों एक्सपीरियंस हो गए, है ना? कि जॉब में क्या रहता है और बिज़नेस में क्या रहता है। तो मैं शायद इसलिए ज़्यादा अच्छे से ऑप्ट कर पाई डायरेक्ट सेलिंग को, क्योंकि दोनों के प्लस माइनस दोनों पता थे। और एजुकेशन में खूब अच्छी थी, लेकिन लड़कियों के संग ये होता ही है, जिस घर जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उनको दोबारा से तैयार होना होता है। उनको दोबारा से उनके पत्ते, तने, पादप मतलब दोबारा फल, फूल सब कुछ दोबारा आता है। तो उस हिसाब से ही हमें शिक्षा भी दी जाती है कि आप किस तरह से अपने को ग्रो करके आगे बढ़ोगे। तो बिल्कुल उसी ढंग से शादी हुई और शादी भी हमारी बड़ी ही दिव्य ढंग से हुई, इसीलिए शायद हमारा इतना दिव्य रिश्ता है, क्योंकि हमारी शादी हमारे गुरुदेव ने करी थी। हमने शादी से पहले एक-दूसरे को देखा भी नहीं था। तो ये भी एक शादियाँ स्वर्ग में पक्की होती हैं, तो ये बात आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच है कि वो वहीं पक्की हुई, इसलिए आज मुझे इतना सपनों वाली ज़िंदगी मिली है। यही कहना चाहूँगी और 2 इतने प्यारे-प्यारे बच्चे मिले हैं, पूर्वी और प्रकाश। दैट्स ग्रेट। मैं एक प्रश्न थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ आप दोनों जी, से, जी। स्पेशली आपसे चाहूंगा कि आप उसका जरूर जवाब दीजिए। आज के टाइम में जहाँ पे चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं, तो जो अरेंज मैरिज होती थी, जैसे आप दोनों की मैरिज हुई, या मैं अपनी बातचीत करूं, हमारी भी इसी प्रकार से मैरिज हुई, और ये मैरिज बहुत सक्सेसफुल तो होती ही थी, उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। तो आज के टाइम पे, आज फास्ट युग में सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्या अरेंज मैरिज आज भी एग्जिस्ट करती हैं? और जो युवा पीढ़ी है, जिसको लगता है कि यार जिसको हमने देखा नहीं, तो उसके साथ मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा, उसकी आदतों का नहीं मालूम मुझे, उसका नेचर मालूम नहीं, पहले थोड़ा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ 6 महीने टॉकिंग चलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगता है, आज भी अरेंज मैरिज हो सकती हैं और करनी चाहिए सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अरेंज मैरिज या लव मैरिज, दोनों ही मैरिज सक्सेसफुल हो सकती हैं और दोनों ही फेल हो सकती हैं, बशर्ते कि हमें ये ज्ञान हो कि हमारी जिससे भी शादी हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 6 महीने में किसी को जान लिया बात करके, तो भी गलत है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूरी ज़िंदगी में किसी को जान नहीं पाए, वो भी गलत है। हमें पहली चीज़ ये समझ लेना चाहिए, जब भी हम शादी करें, वेदर इट इज़ लव और वेदर इट इज़ अरेंज, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे खरीद लिया गया और अब ये मेरी हो गई। ये जो भाव है मेरी हो गई, वही भाव हमें गड़बड़ कराता है, चाहे वो लेडी के पार्ट पे हो, चाहे वो जेंट्स के पार्ट पे हो। लव मैरिज में मैंने कितनी बार देखा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तक तो बहुत अच्छा था, बट जिस दिन दोनों को ये लगा कि अब खोने का कोई डर ही नहीं है, शादी हो गई, तो रियल चेहरा सामने आने लगा और हमें ये लगने लगा वो चेहरा कुछ और था और ये चेहरा कुछ और है। तो जब हम अंदर और बाहर हमेशा सेम से हो जाते हैं, तो मैरिज चाहे लव हो, चाहे अरेंज हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी रिलेशन हो, मुझे नहीं लगता कि उस रिलेशन को चलाने में कोई दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नथिंग, हर्ट नो वन, देन आई थिंक उसके बाद कोई इश्यू नहीं आता। लव मैरिज में भी अगर चेंज आता है, डेल्टा आता है आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में, तो समस्या होती है। अरेंज मैरिज में भी अगर डेल्टा मीन्स चेंज आता है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में, तो समस्या होती है। जितना हाई चेंज, हाई डेल्टा वैल्यू जाएगी, उतनी रिलेशनशिप में इशू आएगा। आज सुरेंद्र जी की वाइफ को अगर सुरेंद्र जी वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे, चेंज हो गए हैं, तो उनको दिक्कत आ सकती है। हाँ, पॉजिटिव चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव चेंज है तो दिक्कत है, चाहे सुरेंद्र जी ने लव मैरिज की हो, चाहे अरेंज मैरिज की हो। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अरेंज मैरिज इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें कोई थर्ड पर्सन बीच में होता है, क्योंकि मैरिज तो मैरिज है, प्रॉब्लम तो आएंगी ही। तो अच्छा रहता है ना, कोई एक और बंदा है तो हम ये कह सकते हैं देखो। तो बहुत प्यारी चीज है अरेंज मैरिज। मैं तो यही कहूंगी कि अरेंज मैरिज में ज्यादा फायदा है। अभी बिजनेस में आ गई हूँ तो फायदे की बात कर रही हूँ।
दैट्स ग्रेट। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही है। मेरे एक साथी हैं, वो ये कहते हैं भाई अरेंज मैरिज का एक फायदा तो सीधा सीधा दिखता है। तो लव मैरिज में तो आप है ना, वो सिंपल सी शादी हो जाती है। अरेंज मैरिज में तो क्योंकि रीति रिवाज से होती है, तो खूब सारी पार्टियां चलती हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब खुशी हो रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं। तो ये तो एक फायदा सीधा सीधा दिखता है। बाद में क्या होगा चलो तो बाद की बात है। तो ये तो बिल्कुल सरेआम फायदा दिखता है अरेंज मैरिज का आज भी। बिल्कुल सही। चलिए, है दैट्स सर। ग्रेट सर। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं। तो सर, सौरभ सर, आप देखिए बिजनेस कोच रहे हैं और आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को कोचिंग दी है, उनको कंसल्टेंसी दी है। और चूंकि आप इस नाते बिजनेसेस के बारे में बहुत अच्छी आपको समझ है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो ये एक अलग तरह का मॉडल है, हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य देखते हैं सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ बेसिक केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, केपीआई जिसे हम बोलते हैं। अगर हम हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ निगाह घुमाएं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती है जहां वो पनपती है, या यूं बोले किस तरह का मिट्टी बीज वो होता है ना, पानी कैसा मांगती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सीधे लोगों से जुड़ी हुई है, सीधे लोगों से जुड़ी हुई है ना, मशीनों से नहीं जुड़ी हुई है। मतलब कोई प्लांट है जिसमें मशीन लगानी है फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो दैट इज डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द मशीन्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए इंडस्ट्री ऑफ पीपल, लोगों से जुड़ी है। तो पहली चीज, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है? लोग हैं, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर जो हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के संस्कारों से, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, कि हम अनजान आदमी से भी बात कर लेते हैं। हर देश में ऐसा नहीं होता। हम किसी ट्रेन में बैठते हैं तो 2 घंटे चलने के बाद ऐसा लगता है कि सब एक ही परिवार है। हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, उसको खिलाने लग जाते हैं। कोई लेडी, अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो वो उसके पास चली जाती है, उस लेडी के पास, चाहे वो उसको जानती नहीं हो, कि भाई क्या हो गया, कुछ हेल्प कर सकते हो क्या। हम किसी से पता पूछते हैं तो कितनी बार वो हमारे साथ थोड़ी देर तक चलता है और फिर हमको बताता है। ये हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, लोगों से मोहब्बत करना, है ना, कर्टसी, कनेक्ट, ये है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जान है। ये हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये सेकंड चीज हो गई सर। तीसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ड ऑफ माउथ से चलती है। और हमारी कंट्री में डॉक्टरों से ज्यादा दाइयां हैं, हर आदमी वकील है ना, हर आदमी सब कुछ है। मतलब हम ओपिनियंस, हम सलाह लेते हैं, लोगों से बातें करते हैं ना, होता है ऐसा। मतलब हम सब वो बड़े मतलब अपने आप को अच्छा फील करते हैं। किसी चीज को अगर अच्छी है तो अच्छा बताने में, और खराब है तो खराब बताने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। हम फटाफट बात करते हैं, मतलब हम अपने तक नहीं छोड़ते चीजों को। कॉमन नेचर है हम सब लोगों की, कॉमन अपन सबकी, हिंदुस्तान में हम रहे हैं तो कॉमन नेचर है। तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। एक और चीज, डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। जिस देश में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएं, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, और हमारे देश में अपॉर्चुनिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से हमारा यूथ आगे आ रहा है, पढ़ लिख के जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन का स्टेटमेंट है कि द वे पीपल आर कमिंग इन, जिस तरह से लोग आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास मुश्किल है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेना, आइदर इन मैन्युफैक्चरिंग, और मतलब इतने हमारे पास एवेन्यूज नहीं है जहां हम उन सबको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ऐसी जगह भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है ऐसे देश में। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री, मतलब मैं सिर्फ ओपिनियन नहीं ला देना चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर है या नहीं है। मैं आपको सिर्फ पैरामीटर्स बता रहा हूँ। ये भी एक पैरामीटर जो कनेक्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग के साथ। डिजिटल वर्ल्ड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन की नीड है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है। और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं उस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगेन एक टूल है। प्लस हम कोई बहुत अमीर देशों में नहीं है, हमारे यहाँ का यूथ ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके चीजें कर सकता है, ऐसा नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि वो सभी को लोन मिल सकता है या सभी लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, दैट इज अगेन एन एस्पेक्ट कि डायरेक्ट सेलिंग में जो बिजनेसेस हैं उसके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेग्लिजेंट है, मतलब कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉस बुकिंग जैसी कोई चीज नहीं है, वो भी एक पैरामीटर है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य हमारे देश में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा बनाता है। अगेन, अगर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और उसके प्रोडक्ट्स में बहुत दम है और वो एफएमसीजी में है, मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, साबुन, तेल, ब्रश, शैम्पू, या ऐसा समझें जो चीज खत्म होती है, तो वो ऐसी जगह पे डेफिनेटली ग्रो करती है जहां मार्केट का पोटेंशियल बहुत होता है। अकेले कपड़े धोने का मार्केट 50,000 करोड़ का है हमारे यहाँ। कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट का मार्केट 50,000 करोड़ का, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। दैट इज द रीजन कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रो करेगी। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, और कर भी रही है और बहुत तेजी से और बढ़ेगी। दैट्स ग्रेट सर। और कहीं ना कहीं हमारे देश में चूंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन कोई नियम कानून नहीं थे, तो इसलिए शायद थोड़ी स्लो स्पीड रही। और 2016 के बाद में अगर हम लोग सीएजीआर देखते हैं, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो पिछले 3 साल का हमारा जो सीएजीआर रहा वो शायद 17.6% रहा, जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो ये सारे पैरामीटर्स की वजह से ही शायद ये संभव है सौरभ सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लॉजिकल है ये बात कि हम आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के को लीड करेगा हमारी कंट्री, वर्ल्ड में एग्जांपल सेट करेंगे और हम ही लोग रोल मॉडल्स होंगे शायद। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अगले प्रश्न पे मैं आता हूं सर। और अगला प्रश्न मैं उपासना मैम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उपासना मैम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी वुमेन्स हैं और अक्सर हमारे चैनल पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है वुमेन्स की तरफ से कि वो बच्चों के साथ में कैसे बिजनेस करें, फैमिली की तरफ से बाउंडेशंस हैं, तो उस स्थिति में कैसे बिजनेस करें। तो उन स्थितियों से आप भी गुजरे होंगे, तो आपने कैसे किया और आपकी क्या सलाह है उन सब गृहिणियों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे को तो सबसे प्यारा ये बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसी चीज के लिए हमारे लिए है कि हम बच्चों को लेके ही बिजनेस कर सकते हैं, है ना। मुझे कई लोगों ने शुरू में राय दी आप एक मेड रख लो, उसको बच्चा दे दो। मैंने कहा नहीं, बच्चा मेरा है, मैं इसको अपने साथ रख के अगर कुछ कर सकती हूँ तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को पहले ऑप्ट करूंगी, अगर भाई मेरी कोई मजबूरी नहीं है तो मैं तो सब लेडीज को यही कहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने बच्चे के संग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उसे संग में ले जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके लोगों से मिलने के तरीके पे डिपेंड करता है, आप अगर आप में कितनी मोहब्बत है इस बात पे डिपेंड करता है। आप अपने बच्चे को अगर कंप्लीट नहीं दे पा रहे तो आप दूसरों को कैसे दोगे। तो मेरा दिल तो सबसे पहले ये कहता था अगर मेरा बच्चा घर में रोया तो मैं बिजनेस कैसे करूंगी। तो मैं अपने बच्चे को संग में ही ले जाके प्रोग्राम्स करती थी, और मैंने कई जगह शेयर भी करा है कि लेडीज को बल्कि ज्यादा अच्छा लगता था, लोग मुझसे कनेक्ट करते थे कि कितनी अच्छी मदर है कि अपने बच्चे को संग में लेके आई है। और अपने भारत जैसे देश में जहाँ संस्कारों की भूमि है वहां हर बंदा मुझे मदद करता था, कहता था, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरा बेबी जो था 6 मंथ का था, मतलब प्रेग्नेंट ही थी जब मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं उसे संग में लेके जाती थी और सब लोग मुझे हेल्प भी करते थे कि तुम्हें फीड कराना है तो करा लो, और इसको गोदी में लेकर ही हमें बता दो कैसे फेशियल होगा, कैसे चीजें बताई जाएंगी। तो मतलब मेरा पार्ट था मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे ने मेरी मदद ही करी, मुझे पीछे नहीं लेके गया। तो जो चीज हमें कंप्लीट करती है ना, जैसे माँ बनना हमें कंप्लीट करता है ना, ऐसे इस बिजनेस में ना बच्चा होना हमें कंप्लीट करता है, और उस बच्चे के ही तो भविष्य हम बना रहे हैं इस बिजनेस से, तो उसके लिए होप भी हम क्रिएट कर रहे हैं और उसे भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं। तो मुझे तो इस बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि हम इस बिजनेस को अपने बच्चे को लेके कर सकते हैं, अपने परिवार को लेके कर सकते हैं, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में थी तो फैमिली के संग इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज करेंगी। टाइम सब पे वही 24 आवर है, उसको हमें कैसे मैनेज करके अपने बच्चे को, अपने को सबसे पहले अपने को भी देना है। तो अपने को तो मेरे को इस अपॉर्चुनिटी ने जो मेरे लाइफ में आई इसने दे दिया, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी गॉड ने मुझे दी थी उन सबको मैंने फुलफिल किया।
तो इजीली आप सब कर लोगे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक लेडी में वो ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है, बस निर्णय लेने की देर है। आप ओनली डिसाइड करोगे ना तो आप सब कुछ कर लोगे। तो कभी मत सोचो कि कोई भी बाधा है, कोई बाधा नहीं है। वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ना एक एक जंपिंग है छोटी छोटी, उसे जंप करेंगे तो ही रेस पूरी होगी। तो प्लीज बिना सोचे आराम से जंप करते जाओ, बस एक बार डिसाइड कर लो, पहुंच जाओगे पक्का। दिस इज माय कमिटमेंट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस लेता हूं व्यूवर के, हालांकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में। एक प्रश्न पूछा है सौरभ सर, सुमित्रा महापात्रा ने, वेस्ट बंगाल से हैं ये शायद। इन्होंने पूछा, एक गरीब आदमी जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, उससे बिजनेस कैसे करवाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहली चीज, एक गरीब आदमी, इस चीज को सबसे पहले हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। महापात्रा जी, गरीब आदमी कभी नहीं होता। ये मैं आपको बोल रहा हूँ महापात्रा जी, गरीब सोच होती है। पहली चीज, वो आदमी है, इट इज मोर देन सफिशिएंट हमारे धंधा कराने के लिए। सेकंड चीज, उसकी सोच को बदलना हमारे लिए जरूरी है। हमें उसके पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसके पैसा चाहिए नहीं इस बिजनेस में। हमें कहाँ चाहिए पैसा? वो कितना भी गरीब हो आदमी, वो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से ला रहा होगा आज भी, कुछ ना कुछ खरीद रहा होगा आज भी, और आप उससे कमिट कर सकते हैं कि तुम अपने उन ब्रांड्स को बदल के देखो भाई साल भर, और जो यूज करो और जो सच लगे वो लोगों को बता के देखो। साल भर के बाद, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारा ये खर्चा खत्म हो चुका होगा जो तुम कर रहे हो, कम से कम मिनिमम। हाँ, अगर तुम्हारे सपनों में दम होगा और तुम ज्यादा कर सकते होंगे, तो शायद तुम उन प्रोडक्ट्स तो फ्री कब के कर चुके होंगे, उससे ज्यादा पैसे कमाने लग रहे होंगे, और जिससे आज पैसे जितने कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, और तुम शायद ज्यादा अच्छे से कर लोगे, क्योंकि तुम ये मानते हो कि तुम गरीब हो। तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अमीर होने की, क्योंकि तुम ये मान रहे हो कि तुम गरीब हो, तो शायद तुम ये भी सीखने के लिए भी तैयार हो जाओगे, ईगो भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो तुम्हारा ये गरीब हो जाना जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आप ये मान रहे हो ना। वरना प्रॉब्लम तो यही आती है ना, हम ये मानने को तैयार खाएं, लोग मानने को तैयार नहीं होते, उनको समझाओ तो भी मानने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए वो तो कोई इशू ही नहीं है। ये बिजनेस हर उस आदमी के लिए बना है जो इसे करना चाहता है। पैसे का कोई रोल इसमें है नहीं, सोच का रोल है। हाँ, उस गरीब आदमी को पहले दिन ये मानना पड़ेगा कि मैं अमीर आदमी हूँ। और महापात्रा जी, आपको इतनी सी बात है। दो तरह के लोग जर्नली आते हैं सर। एक तो जैसे महापात्रा जी का प्रश्न था, कुछ लोग तो ये कहते हैं मेरे पास में पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं सर कि वो काम जब करते हैं तो उनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि भाई 2 साल में तो मुझे लंबी गाड़ी मिल जाए, 5 साल में मैं 2 लाख, 5 साल में नहीं, 5 साल तो बहुत मैं लंबा बोल गया, 1 साल में वो 2 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुंचना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली ऐसे कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत होती थी, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मैं जॉब कर रहा हूँ 10 साल से। कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए महीना लेता हूँ। तो 10 साल जॉब से 15,000 बंदा ले रहा है, और अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में उसको 1 साल में ही 2 लाख रुपया चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, और आप एक बहुत एथिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं और बहुत रिच एक्सपीरियंस है आपका। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति आके अगर गोल सेट करे, फाइनेंशियल गोल सेट करे, मैं एक फिगर पकड़ता हूं कि वो ये चाहे कि भाई मैंने डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बनना है, तो क्या उसका एक टाइम होना चाहिए कि भाई कितने समय का वो एक गोल सेट करे, अप्रोक्सीमेट कितने साल उसको लग जाएंगे, और प्रोसीजर क्या हो सर उसका, कैसे रोड मैप बना के आगे बढ़े? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों से जो भी आपने बोला वही पूछता हूँ कि सर अभी आपका पर आवर रेट क्या है। ओके। तो ज़्यादातर लोगों का जो पर आवर रेट है, जैसे आपने बोला 15,000 रुपये बंदा कमाता है, तो 15,000 रुपये कमाता है मतलब 50 रुपये घंटा कमाता है वो। उसका जो आर्ली रेट है वो 50 रुपीज़ एन आवर है, 50 रुपये 1 घंटे का। वो 50 रुपये 1 घंटे का जो कमा रहा है, वो 50 रुपये 1 घंटे का मतलब ये हो गया कि आप ये मान के चलिए, मान लीजिए उसको 10 साल हो गए और वो 50 रुपये कमाता है 1 घंटे में,
10 साल बाद। तो 10 साल का मतलब सर ये हो गया 4000 घंटे लगा चुका है वो, 4 नहीं 40,000 घंटे लगा चुका है। 40,000 घंटे बाद वो इस लायक बना है कि वो 50 रुपए 1 घंटा के कमाता है, 40,000 घंटे लगाने के बाद। अब मैं उसको क्या कहता हूँ सर, मैं उसको ये कहता हूँ आप इतने घंटे अगर हमारे बिजनेस में लगा देंगे तो आप 50 रुपए घंटे के आदमी नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है कि आप 500 रुपए घंटे के आदमी बन जाएंगे। पहली चीज, इतने आस आप लगा देंगे तो जितने आस आपने वहां लगाए हैं, और उसके बाद आप 50 रुपए के आदमी बने हो, और वो 50 रुपए भी तब मिलते हैं जब आप काम करते हो आज भी, क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, मैं उसको बताता हूँ। दूसरी चीज, जब वो ये कहता है कि मैं अपना गोल क्या सेट करूं, या वो कहता है मेरे को 1 साल में 2 लाख रुपए कमाना है महीने का, तो मैं उसको 2 लाख रुपए कमाने के लिए क्या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस चाहिए, क्या स्ट्रक्चर चाहिए, ये मैं उसे बता देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर और ये वॉल्यूम आप अगर ला सकते हैं तो आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं ला पाएंगे तो नहीं कमा पाएंगे। फिर वो पूछता है मैं लाऊंगा कैसे, तब मैं उसको बताता हूँ इस स्ट्रक्चर और इस वॉल्यूम को लाने के लिए इतने गट्स, ये एटीट्यूड, ये वर्क एथिक्स, ये डिसिप्लिन और ये नॉलेज चाहिए, तो आएंगे। क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है सर कि कोई बच्चा मुझसे पूछता है मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ बिल्कुल कर सकते हो। फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ्स चाहिए, 11th और 12th 2 साल चाहिए, इतनी किताबें, इतना सिलेबस, इतना टॉपिक और ये इस तरह के पेपर कर लोगे तो आईआईटी हो जाएगी और इतने पैसे आ जाएंगे। ये मैं बता देता हूँ उसको। अब होता क्या है, आज जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्क एथिक्स में। जो आपका क्वेश्चन है वो है वर्क एथिक्स से रिलेटेड। वो आदमी अपने जॉब में 10 साल में 15,000 का आदमी बना है पूरी वर्क एथिक्स ईमानदारी के निभाने के बाद, बट डायरेक्ट सेलिंग में उसकी वर्क एथिक्स में चैलेंज आता है। उसके पीछे सिंपल रीजन है सर, कभी भी सेल्फ ड्रिवन होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ इमेज होना, कोई भी चीज जहां सेल्फ लग जाता है ना सर, वहां बहुत चैलेंज आता है। यू कैन डिसिप्लिन अदर्स बट सेल्फ डिसिप्लिन इश्यू है। लोग आपसे काम करा सकते हैं, खुद काम करो आप मोटिवेटेड होके, वो चैलेंज है। तो यहाँ पे उसका वो चैलेंज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। जो समझ जाते हैं वो आगे चले जाते हैं, जो नहीं समझ पाते उनको हम भी ज्यादा टाइम नहीं डालते, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी जैसे बंदे ने बोला है 5% लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है वो आप समझ सकते हो। बिजनेस मॉडल इज वन थिंग एंड एटीट्यूड इज सेकंड थिंग। तो वी कैन नॉट, मैं आज सुरेंद्र वत्स को चाहूं अरबपति बना दूं, मैं नहीं बना सकता, चाहे मैं कितना ही बड़ा कोच हो जाऊं, जब तक सुरेंद्र वत्स साहब खुद नहीं चाहेंगे। तो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। यही हम करते हैं लोगों के साथ, और बट ट्रांसपेरेंट और बोल्ड डिस्कशन करते हैं। वी आर नॉट डेस्परेट फॉर देम, वेरी ट्रांसपेरेंट। दैट्स ग्रेट सर। मैं थोड़ा गंभीर टॉपिक में हम लोग चलेंगे, थोड़ा लाइट टॉपिक में बातचीत करता हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है लाइट टॉपिक। उपासना मैम, आपसे मेरा प्रश्न है कि सौरभ जी जिस प्रकार अब मस्ती करते हैं, स्टेज पे बातचीत करते हैं, तो ये शुरू से ही ऐसे थे या डायरेक्ट सेलिंग के इफेक्ट्स हैं ये तो डायरेक्ट सेलिंग के साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। कई बार कहते हैं ना साइड इफेक्ट तो नहीं है इसके, पर हैं इसके साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि जो रियल इफेक्ट है वो कम हो जाए तो कोई बुरे नहीं लगते। तो थे तो ये ऐसे ही, पर कहते हैं ना कि इस दुनिया के सारे झमेले में फंस के रह गए थे, तो इनको शायद खुद भी भूल गए थे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ऐसे जीना चाहिए, मुझे ऐसे मस्ती करनी है, मैं इतना मस्त हूँ। ये शायद लोगों को बताते थे पर अपनी जिंदगी में शायद कहीं गायब था, क्योंकि घर में नहीं रह पाते थे उतना, फैमिली के संग एंजॉय नहीं कर पाते थे। अंदर से अच्छा होना और ऊपर से उसे जीना भी, दोनों में अंतर है। अंदर से ये शुरू से बहुत अच्छे हैं, हीरा हीरा ही रहेगा, लेकिन उसकी चमक हमें भी मिल गई तो हमें बहुत अच्छा लगा और इनको भी मजा आया। दैट्स ग्रेट। मेरा यही प्रश्न आपसे भी है सौरभ सर। मैंने सुना था एक आपके वीडियो में कि आपको तो अच्छा ये लगता है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में आपको बीबी से गर्लफ्रेंड मिल गई, तो कितना बड़ा बदलाव आया? और ये प्रश्न अगर मैं सीरियस मोड में लेके जाऊं
तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आने से जो हमारे रिलेशन हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं, उनमें मजबूती, खुलापन आता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वत्स साहब। इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा अगर मैं और ये बोल देता हूँ कि हाँ आता है, तो लोगों को समझ नहीं आएगी बात। आता है, लेकिन वो क्यों आता है ना, मैं उसका लॉजिक दे दूंगा तो इंटेलेक्चुअल लोग, आपके जैसे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो इस चीज को फटाफट समझ जाएंगे। हमारी दोस्ती उन बच्चों के साथ ज्यादा होती है जो हमारे सेक्शन में, हमारे स्कूल में और हमारे क्लास में होते हैं। ये तो मानते हैं आप? अगर वो 11वीं में सब्जेक्ट भी वही ले लें जो हमने लिया होता है, तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाती है। 12वीं में भी वही ले लें तो और स्ट्रांग हो जाती है। उसी कॉलेज में भी चले जाएं तो और स्ट्रांग हो जाती है रिलेशनशिप। और जो दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है, या जिसका सेक्शन बदल जाता है, या जिसका स्कूल चेंज हो जाता है, या जिसका कॉलेज चेंज हो जाता है, या कहीं और चला जाता है, उसके साथ दोस्ती थोड़ी टूट जाती है। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? इस क्यों का आंसर मिल जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा। जब जब गोल कॉमन होंगे तब तब रिलेशन स्ट्रांग होगा। जब जब गोल कॉमन होंगे, हस्बैंड और वाइफ के हो जाने का मतलब गोल कॉमन होना नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। वाइफ का गोल है खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, आपका टिफिन लगाना। आपका गोल है बॉस को झेलना या टर्नओवर बढ़ाना और घर में आ जाना। आपके पास कुछ कॉमन नहीं होता। बच्चों की शादी हो जाने के बाद तो कुछ भी कॉमन नहीं होता हस्बैंड और वाइफ में। सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, खाना बन गया, खाना खा लो, क्या बना है, दैट्स ऑल। तो डायरेक्ट सेलिंग में हस्बैंड और वाइफ कॉमन बिजनेस कर रहे होते हैं तो गोल्स कॉमन होते हैं, मुद्दे डिस्कस होते हैं, आप एक साथ होते हैं, आपकी मंजिल एक होती है और आप रियल मायने में हम सफर होते हैं। आप सोचिए तो सही, आप बॉम्बे जा रहे हैं और आपकी वाइफ दिल्ली जा रही है, कैसे मजे करोगे? और वो दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं और आप बॉम्बे छोड़ने को तैयार नहीं हो, कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आपने सीडी में सुना होगा ना कि खल्लासी। मैंने सुना और वो सेक्रेटरी तो वो रिलेट हो गया, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। गर्लफ्रेंड है, खल्लासी भी है, सेक्रेटरी भी है। कितनी ही बार मैं और उपासना जब हम जा रहे होते हैं यहाँ से, कई बार हम ड्राइव करके हिमालय चले जाते हैं, और ड्राइविंग क्योंकि मुझे पसंद है और उपासना नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठी होती है, और कई बार वो समझ जाती है कि जो पीछे ट्रक वाला है ना वो नाटक कर रहा है और सौरभ परेशान हो रहा है, और उपासना अपनी विंडो उतारती है और सर बाहर निकालती है और उसको देखती है, तो वो घबरा जाता है, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो वो पीछे रह जाता है, हम आराम से आगे निकल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट ए केमिस्ट्री। ये कॉमननेस डेवलप होती है समय के साथ। आज मैंने मेरी गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर में से 200 किलोमीटर भी बिना उपासना के नहीं चलाई है। तो एवरी केमिस्ट्री नीड्स टाइम, एवरी केमिस्ट्री नीड्स कॉमन गोल, एवरी केमिस्ट्री नीड कॉमन इंटरेस्ट, और वो हस्बैंड वाइफ के हो जाने से नहीं होता है। यू मस्ट हैव समथिंग कॉमन जो आपके साथ चले। दैट इज द रीजन हमारी रिलेशनशिप अच्छी है और लोगों की भी अच्छी हो जाएगी, जो डायरेक्ट सेलिंग में तहे दिल से जुड़ के हस्बैंड वाइफ मिलके काम करेंगे। दैट इज व्हाट आई कैन से। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं सर, क्योंकि आप दोनों के पास में है ना ज्ञान बहुत सारा है और आप इसको जी रहे हैं, बिजनेस को, इंडस्ट्री को जी रहे हैं, तो वो बिल्कुल निकल के आती है, अंदर से निकल के आती है वो चीज। आपको जब मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपने कहा कि आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करना आपको आना चाहिए। और ये बात कहने में और सुनने में जितनी आसान है, प्रैक्टिकली उतनी होती नहीं है, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं आपको वैसा एटीट्यूड एक डेवलप करना पड़ेगा, चीजों को वैसा देखना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप्स हो सकते हैं सर? एक आदमी परेशान हो जाता है हर जगह, तो वो परेशान न होके उसी सिचुएशन में वो खुश हो जाए, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है सर। पहली चीज, जब भी हम किसी यात्रा की शुरुआत करें तो उस यात्रा के दौरान हर पल और हर क्षण एक मुकाम है। इस चीज को समझने की हम कोशिश करें। ऐसे समझिए सर, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने मुझको लिंक भेजा, आपका लिंक भेजना भी एक मुकाम है, मेरा लिंक देखना भी एक मुकाम है, और मेरा लिंक क्लिक करना भी एक मुकाम है, और इंटरव्यू देना भी एक मुकाम है। लेकिन होता क्या है, लिंक का भेजना, लिंक का क्लिक करना मुझे मुकाम नहीं लगता, वो मुझे ये लगता है
क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना है, इसलिए मुझे ये सब करना है। तो क्या होता है, हम उस गोल के इंतजार में, उस गोल के पहुंचने के इंतजार में अपने उन स्टेप्स को एंजॉय नहीं कर रहे होते और गोल के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हर प्रोसेस अपने आप में गोल है। अब होता क्या है सर, जब जब हम गोल पे पहुंचते हैं तो गोल पे तो बहुत थोड़ी देर रहोगे। आपका एग्जाम 10th का है, 10th का एग्जाम देते रिजल्ट आते ही गोल खत्म। कितनी सी देर रहे गोल पे, अब 11 चालू हो गया, ये इंटरव्यू खत्म, गोल खत्म, अगला इंटरव्यू आपको लेना है, आपके लिए वो चालू हो गया। तो गोल पे आप बहुत देर रुकोगे, लेकिन प्रोसेस में आप बहुत लंबे समय रहोगे। तो मजा गोल में नहीं है, मजा प्रोसेस में है। प्रोसेस में कैसे है सर, मैं और उपासना कहीं पे किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं या प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, बारिश हो रही है, मैं कल की बात बता रहा हूँ, कोटा में कल बारिश हो रही थी जम के। तो हम दोनों जा रहे हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो एक रास्ता परिवर्तित मार्ग दिखता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बारिश हो रही है। दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे पानी भरा हुआ है, तीसरे पे जाते हैं। अब इस वक्त बहुत तरीके, बहुत सोच डेवलप हो सकती है, कहाँ फंस गए, कहाँ की आफत, क्या प्लान, ये बारिश हो रही है। बट हम पता है क्या सोच रहे हैं, यार कितना मजा आ रहा है, बारिश हो रही है, पानी भी भर रहा है और अपन बाहर घूम रहे हैं, लोग अंदर कैद हैं, कितना बढ़िया है कि हमको ये धंधा दे दिया, इस चक्कर में हमें बाई चांस मौका मिल गया कि हम कहीं जा रहे हैं। ये सोच है और हमें उस प्रोसेस में मजा आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम पहुंचे तो पता लगा क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो कहीं जहाँ गए थे वहां से आ नहीं पाए हैं, तो हम उनको प्लान नहीं दिखा पाए। अब देखो मजेदार बात, वो बारिश का एंजॉय नहीं करना चाहते थे इसलिए वो वहीं रुक गए। अच्छा, हम बारिश का एंजॉय करना चाहते थे इसलिए प्लान दिखाने चले गए। मजा किसने किया ज्यादा, प्लान नहीं दिखा पाया मैं, बट वी हैव एंजॉयड। लाइफ में जिस आदमी ने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लिया वो बहुत मजे करेगा। ज्यादातर लोग, जो आपने कहा सही है सर, दिल्ली से बैठते हैं और बॉम्बे आने तक यही सोचते रहते हैं कब बॉम्बे आएगा, कब बॉम्बे आएगा। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, मथुरा आएगा कुछ खाओ बढ़िया है, कोटा आएगा कचौरी खाओ, बड़ौदा आएगा दूध पियो यार, आएगा बॉम्बे, बैठ चुके हो ना, उसमें क्या परेशान होना, एंजॉय। और वो इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं सर कि प्रोसेस को एंजॉय करना नहीं जानते। और ये बिजनेस जो है ना सर, ये बिजनेस या लाइफ में वही हैप्पी होता है और वही परफॉर्म करता है जो प्रोसेस को एंजॉय करता है। बिकॉज नया कॉर्पोरेट प्रिंसिपल ये है सर, सक्सेस डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पी पीपल ब्रिंग सक्सेस। वी मस्ट बी हैप्पी इनफ ऑलवेज। हमने खोया क्या है, हमारी बैलेंस शीट पॉजिटिव ही रहने वाली है। जब हम मरेंगे तो हमारी बैलेंस शीट पॉजिटिव रहेगी, बिलीव मी, नेगेटिव नहीं होगी। इस बात को गांड बांध लीजिए तो बहुत मजा आएगा जिंदगी में। यही टूल है सर। और दूसरा, हमें मौका दे रहा है ईश्वर, हमें धन्यवाद करना है हर मिनट, क्योंकि हम रास्ते में तो हैं। ये तो खुशी है कि हम रास्ते में हैं तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो मेरे को तो यही बहुत अच्छा लगता है कि हम पे वो मौका है, हम हाथ दिए, पैर दिए हैं, नजर दी है, फोन करने के लिए, हमें बात करने को मौका दिया है ईश्वर ने, लोगों से मिलने का मौका दिया है। तो हम उसको मजा करें, उसको धन्यवाद दें, और जो देंगे वही वापस आएगा। तो रिपल्सन की जो थ्योरी है वो आपके पास आएगी ही आएगी। तो बस इसी भाव से जिए, बहुत मजा आएगा। बीच पर मजे करें, ना कि ये सोचें कि फोटो खींच लूं, अपलोड कर दूं, फिर कितने लाइक आएंगे उस पर कर लूं, तो पता लगा बीच जो मिला था वो वापस मिलेगा नहीं, और इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। नहीं, और ये भी ना सोचें बीच नहीं मिलेगा। अभी हम मालदीव गए थे, थोड़े फोटो भी लिए थे, तो बीच भी मिल जाएगा सौरभ उपासना पे। इंस्टा पे देख सकते हो आप, सौरभ उपासना इंस्टा पे देख सकते हो। सब मिलता है, लेकिन दिल में चाह होनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। दैट्स ग्रेट। मैं इसमें सर, मैं अपनी थ्योरी थोड़ा बताना चाहता हूं, और मैं ये सोच रहा था कि ये जो कंपनीज में बड़े बड़े लेवल पे लोग जो जाते हैं सारे के सारे, तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के एटीट्यूड की वजह से शायद जाते हैं, क्योंकि मैं लगभग 132-33 इंटरव्यू अब तक ले चुका हूं। मैं क्या करता हूं सौरभ सर,
जैसे हम लोगों का ट्रेवलिंग तो बहुत ज्यादा रहता ही है, अभी थोड़ा कोविड की वजह से कम है। तो मैं सर शुरुआत में जब मैं नेटवर्किंग में आया 20 साल पहले, तो मैं 28 दिन घर से बाहर रहता था। तो एक व्यक्ति ने मतलब साइन अप करवा दिया मालदा टाउन वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल वाले ने आसाम में ज्वाइन करवा दिया, तो वो आसाम वालों ने झारखंड में करवा दिया, तो रेल बना के रखते थे मेरी। तो अब कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी बड़े परेशान रहते हैं कि यार ये क्या काम है, क्या धंधा है, घर की रोटी नसीब नहीं होती तेरे को, तो वो तो ये सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरी क्या सोच डेवलप हुई, मैंने जैसे जब टूर पे जाना होता था, तो मैं जाने से पहले अपने आप को ऐसे कुछ आइडियाज देता था कि यार वहां जाके मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, पुराने लोगों से मिलूंगा, नई नई व्यंजन खाने को मिलेंगे, नया कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये मैं 1-2 दिन पहले ही अपने दिमाग में ऐसा सोचना शुरू कर देता था। तो अब मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहती थी, सुबह अगर 4 बजे उठ के बस पकड़नी है तो मैं परेशान नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं कि यार वहां जाऊंगा और ये सब मिलने वाला है। और वहां से जब वापस आना होता था 2 दिन बाद, उससे 2 दिन पहले फिर मैं रिवर्स गेयर लगा लेता था। फिर मैं घर की, मैं मतलब 12 दिन बाहर हूं तो 10 दिन में घर की याद नहीं करता था, तो 2 दिन पहले घर की याद करता था, पत्नी को हम याद दोनों करता की था। भी ऐसी ही रहती है प्लानिंग सर। हम दोनों भी जी। क्या करते हैं, कहीं प्लान दिखाने जा रहे होते हैं या कहीं भी मिलने जा रहे होते हैं दूसरे शहर में, तो उससे पहले ही प्लानिंग बन जाती है, वहां तो लस्सी पियेंगे और वहां गोलगप्पे खाएंगे और वहां छोले भटूरे खाएंगे और देखिए ये करेंगे, ठीक है मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन तो मजे करके आएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, जी, दैट्स ग्रेट। और वो मतलब आपने मोहर लगा दी कि मैं भी जो सोचता हूँ ना वो ठीक डायरेक्शन में हम लोग परफेक्ट जा रहे हैं। परफेक्ट। दैट्स ग्रेट। अभी देखिए इंटरव्यू की सर हमारी जो टीम है ना वो कहती है कि सर 25-30 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू मत लिया करो, सोशल मीडिया पे है ना लोग ज्यादा देखते नहीं। लंबे समय तक रुकते नहीं है। लेकिन जब आप जैसे ज्ञानी लोग आते हैं और इतने इंटरेस्टिंग वे में बातचीत करते हैं तो फिर समय हो ही जाता है सर लंबा, लेकिन अभी हमें समय रुकना पड़ेगा। बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप आज मुझे मालूम है कि फेस्टिवल डे है और कई सारी व्यस्तताएं आपके घर में रही, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला सर, उसके लिए बहुत आभार। और एक प्रॉमिस मैं दोनों आपसे लेना चाहता हूं कि हम लोग स्टूडियो में शूट करते हैं तो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट वहां पे रहता है। तो हालांकि आपकी व्यस्तताएं हैं, लेकिन जब भी दिल्ली में आना होगा तो हम लोग इंटरव्यू शूट करेंगे स्टूडियो में, और लंबा सा एक इंटरव्यू शूट करेंगे। आज तो हमने एक ट्रेलर दिखाया है सिर्फ लोगों को कि उपासना जी और सौरभ सर के पास में है ना कितना बड़ा नॉलेज और कितनी बड़ी विजडम उनके पास में है। दोनों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वत्स साहब। मैं आखिरी लाइन बोलता हूँ, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ सर सभी के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, वत्स साहब के लिए स्पेशली। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर हम कहते हैं मिलते रहे तो जिंदा तो रहेंगे। जिंदा रहेंगे। ऑलवेज। वाह वंडरफुल। ये देखिए मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं सर कि लोग ये चाहते हैं कि वो कंपनी के बड़े लेवल पे, मान लेते हैं डायमंड एक बड़ा लेवल है, तो वो डायमंड पे जाएंगे तब वो एटीट्यूड चेंज करेंगे, तब वो बड़ी सोच बनाएंगे। लेकिन सौरभ सर की बात ये कह रही है कि अच्छा एटीट्यूड बनाओगे ना, डायमंड वाला एटीट्यूड आज बनाओगे स्टार्टिंग में तो डायमंड चले ही जाओगे, तो वो बनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे उपासना मिश्रा जी और सौरभ मिश्रा जी, जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम है, लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं और बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को दिया। आज उनकी टीम में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम एक बड़ी शख्सियत से रूबरू होंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। अब तक अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मालूम कैसा चलेगा कि अगला इंटरव्यू कब आ गया और कब शुरू हो गया और कमिंग सून के इंटरव्यू कैसे आप देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।